क्योंकि डायरेक्ट फार्मर और एक्सपोर्टर का कनेक्शन नहीं होता, वहाँ पे मिडल मैन रहते थे। क्या होगा कि एक इन्वेस्टर अगर चाहता है आप में इन्वेस्ट करना तो उसे क्या मिलेगा? तो 500 लाख करोड़ का वो बिजनेस है। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते, जिनको इच्छा तो बहुत होती है। Namaste and welcome to our podcast Idea to Impact, where we directly learn from startup founders who just had an idea to work with and have started making impact in their own industry. I am your host CA Vishal Mehta with my own startup company Prophetic Business Solutions Private Limited, which is into providing virtual CFO services and international tax restructuring for such startups and MSMEs. Today I am glad to have on our show Mr. Jaswant Karasi, who has his own startup Bhalai Group, which directly sources from farmers, which directly sources products from farmers and sells to exporters, retailers, and investors. Welcome to the show, Mr. Jaswant. Glad to have you here. थैंक यू विशाल जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्टूडियो। ओके, तो जस्ट मैं अपना ब्रीफ दे देता हूँ, प्रोफाइल बता देता हूँ। मेरा एक्चुअली कंपनी का नाम है भलाई 24 ग्रुप। ये जो बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड है, इट्स इनटू प्योरली इनटू एग्रीकल्चर सेक्टर, और मेन इसका पर्पस है वी सोर्स fruits, vegetables from direct from the farmers and sell it to the direct exporters, wholesaler and the direct retailers. So that is our main concept. समझ गया। तो ये वैसे तो बहुत यूनिक कंसेप्ट है। वैसे कहा जाता है कि इंडिया इज़ डिपेंडेंट 70% ऑन फार्मर्स, लेकिन फिर भी आसपास हमें एटलीस्ट मुंबई में लोग दिखते नहीं। वो तो ऑफकोर्स मुंबई में एग्रीकल्चरल लैंड भी नहीं है, बट ऐसे डायरेक्टली मैं उनसे मिलता नहीं हूँ जो लोग इसमें रियली बड़ा कमाना चाहते हैं या कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते। तो जस्ट क्योंकि ये शो खास करके स्टार्टअप फाउंडर्स की जर्नी से कुछ सीखने के लिए है, तो हम ये ज़रूर समझना चाहेंगे कि आपको कब ऐसा ख्याल आया कि मैं फार्मिंग रिलेटेड कुछ बिजनेस, हालांकि आप भी रहते हो मुंबई में, फिर भी मैं फार्मिंग रिलेटेड कुछ चालू करूं जिसमें सॉल्यूशन भी हो फार्मर्स के लिए और उसका बिजनेस मॉडल भी तैयार हो जाए। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट ऐसा था कि स्टार्टिंग आई वाज वर्किंग इन ए कंपनी, एमएनसी कंपनी। वहाँ पे मैं लॉजिस्टिक्स फ्रेट फॉरवर्डिंग में था, जहाँ पे हम उनका एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करते थे। तो मेरा कॉन्टेक्ट होता था एग्रीकल्चर फार्मर्स लोग से कॉन्टेक्ट होता था। तो इट्स लाइक वहाँ पे हमने देखा कि लाइक फार्मर्स वे आर नॉट गेटिंग द प्राइस, प्रॉपर प्राइस फॉर देयर प्रोडक्ट। तो उनसे इंटरेक्शन होता था, उन लोग बोलते थे एपीएम से ट्रेडर लोग पैसा नहीं देते, माल ख़राब हो जाता है, प्रॉपर ना रेंट ये नहीं मिलता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो वो टाइम पे एक थोड़ा अपॉर्चुनिटी हुआ, और एग्रीकल्चर सेक्टर था और मेरा पहले से इसमें जुनून था कि हाँ एग्रीकल्चर टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, और एग्रीकल्चर फार्मर का मेन प्रॉब्लम ये था कि उनका इश्यूज़ था। तो थोड़ा दिमाग में आया कि चलो क्यों ना उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके कुछ करे कुछ, मतलब। So then we started slowly we started like initially like ना इन द जैसे फिर सोचते सोचते भी कोरोना आ गया। कोरोना में और हालत ख़राब हो गई, हमारा भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट थोड़ा कम हो गया। तो देन भी टाइम था, तो हम लोग फिर फार्मर से इंटरेक्शन किया, तो वहाँ से भी स्टार्टेड हमने फार्मर को बोला आप एपीएमसी में जा रहे हो, वहाँ पे दे रहे हो, आपको प्राइस नहीं मिल रहा, आप एक काम करो 100% मेरे साथ 20% हमको दीजिए। हाँ, हम 20% आपका माल हम मार्केट में बेचेंगे, ऑल मार्केट, रिटेल मार्केट, होलसेल मार्केट यहाँ पे, और 80% आप जैसा करें वैसा कीजिए। तो हमने 20% का माल लिया कंपेयर टू उनके जो करंट एग्जिस्टिंग सप्लाई है ना मार्केट, क्या बोलते हैं, व्यापारी से 20-30% ज़्यादा रेट उनको दिया। सो उनको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आया। तो हमने ये स्टार्ट किया मैंगो से। सो देन धीरे धीरे सब हर एक प्रोडक्ट में चले, मैंगो से फिर एप्पल, फिर ओनियन, ऐसा। और ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है और हमको भी थोड़ा अच्छा मतलब रिटर्न मिला, फार्मर का सपोर्ट मिला, तो ये धीरे धीरे बढ़ता गया कॉन्सेप्ट। तो ये स्टार्ट हुआ। तो ये कहा जा सकता है कि आप जैसे हर वो बिजनेस ज़्यादातर सक्सेसफुल होते हैं जो एक प्रॉब्लम को लेकर चले, रेदर देन जस्ट एक पैसा तो कमाओगे ही और वो कमाना चाहिए भी। तो आप प्रॉब्लम लेके चले फार्मर्स के, उन्हें सॉल्व करो, मैं कमाऊँ, 2 पैसे वो भी कमाऊँ, सो विन विन सिचुएशन क्रिएट की। तो वैसे थोड़ा सा समझ में आया, बट अगर आप और थोड़ा विस्तार में समझाओगे आपका मॉडल इन टर्म्स ऑफ एग्जैक्टली क्या करता है आपका मॉडल, बिकॉज जनरली ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर स्लो माना जाता है
कि भाई ये उसमें कमाओगे लेकिन स्लो प्रोग्रेस होगा, उतने फास्ट आप मनी नहीं अर्न कर पाओगे। तो उसमें से हट के आपने कैसे ये मॉडल बनाया जो मेरे हिसाब से तो ट्रेडिशनल से काफ़ी अलग है? सो स्टार्टिंग में क्या हुआ, हमने सर हम ट्रेडिशनल मॉडल में पहले हम लोगों ने काम किया, देखा कैसे वर्क करता है। एपीएमसी मार्केट गए, वहाँ पे 2-3 साल काम किया, देखा क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर क्या है, फार्मर कैसे देता है माल, व्यापारी कैसे सेल करता है, क्या होता है, वो पूरा हमने पूरा स्टडी किया। तो स्टडी करके हमने फाइंड आउट किया कि हम लोग क्या हटके कर सकते हैं जहाँ पे 2 पैसा ज़्यादा मिले। तो हमने वही कॉन्सेप्ट किया कि हमने फार्मर को बोला, आप जैसे मैंने बताया कि फार्मर को बोला आप डायरेक्टली हमको दीजिए थोड़ा परसेंटेज। तो हमने क्या किया, वहाँ पे भी गए, फार्मर एपीएमसी मार्केट में भी बेचा और डायरेक्ट कस्टमर को भी बेचा और एक्सपोर्टर को भी बेचा। हमने स्टार्ट किया एक्सपोर्टर से, क्योंकि डायरेक्ट फार्मर और एक्सपोर्टर का कनेक्शन नहीं होता, वहाँ पे मिडल मैन रहते थे और मिडल मैन एपीएमसी मार्केट के व्यापारी रहते थे, ट्रेडर रहते थे। तो वो अपना मार्जिन अच्छा रखते थे, प्लस थोड़ा उसमें उनका मतलब ना इशू भी था। तो हर हम लोग अपना टेक्नोलॉजी यूज़ किया, हमारा नॉलेज यूज़ किया। हमने फार्मर्स को ही बोला आप डायरेक्टली, आपका माल हम डायरेक्ट एक्सपोर्टर को देंगे, बट आपको वैसा क्वालिटी, वैसा ग्रेडिंग, वैसा पैकेजिंग करना पड़ेगा। तो हमने उनको गाइड कराया कि आप ये टाइप का माल दीजिए, ऐसा पैकिंग कीजिए, उसमें सब हेल्प कराया उनको। और उनके माल बहुत सारे एक्सपोर्टर्स और फार्मर्स के माल हमने एक्सपोर्टर को दिलवाए। तो उस उनसे फार्मर को भी कॉन्फिडेंस आया और एक्सपोर्टर को भी क्या होगा, प्राइस बेनिफिट मिला। फार्मर को 10% 20% ज़्यादा प्राइस मिला, एक्सपोर्टर को भी 10 से 20% कम प्राइस में उसका माल मिला और अच्छा क्वालिटी मिला। और फिर भी गैप इतना है कि आप भी कमा लिए, फार्मर्स को भी मिला, और वेरी गुड। तो ये भलाई 24 जो नाम है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि वो फार्मर की भलाई? भलाई इन द सेंस, भलाई का नाम ही वही है कि है ना, हेल्प करना करके। तो हमने फार्मर का हेल्प किया है, एक्सपोर्टर का हेल्प करे और फाइनल कंज्यूमर का हेल्प करे, मतलब सबको, मतलब सबका बेनिफिट हो रहा है। सो वहाँ से वो नाम आया भलाई करके। जैसे बोल सकते हैं विन विन सिचुएशन। जैसे हर स्टार्टअप में चैलेंजेस होती है, मेरे माइंड में ऐसा आ रहा है, आप करेक्ट कीजिएगा अगर, एग्रो बिजनेस को लेकर एक चैलेंज जो मेरे माइंड में आ रही है कि लैंड एक्विजिशन या कोई और चैलेंजेस आपने फेस की होगी, कि मॉडल तो अच्छा है लेकिन उसके रिलेटेड कोई चैलेंजेस जो आपने इनिशियल या अभी भी फेस कर रहे हो, तो वो अगर बताना चाहो। मेजर सर चैलेंज वही है, फाइनेंस का, इन्वेस्टमेंट का चैलेंज है। बिकॉज फार्मर्स के पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज रहता है, फंडिंग का इशू रहता है। तो उनको मतलब अगर प्रॉपर फंडिंग मिले, प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो वो बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, अच्छी फसल मतलब सीड्स अच्छा कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर सकते हैं। फिर वहाँ पे वेयर हाउसिंग का इशू, सबसे मेन चैलेंज वेयर हाउसिंग का है। जो प्रोडक्ट यू नो दैट पेरिसेबल है, तो उसके रखने के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज चाहिए रहता है। उनको कोल्ड स्टोरेज मिल जाता है, तो वो अपना माल जो भी है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट अच्छा मतलब लॉन्ग टर्म तक प्रिजर्व कर सकते हैं, उनको अच्छा प्राइस मिल सकता है। तो मेजर चैलेंज इस फाइनेंस का, तो वो हम लोग उसके लिए देख रहे हैं कहाँ से हम लोग थोड़ा थोड़ा फंडिंग कर सके और उनको वहाँ पे रिजॉल्व कर सकें। करेक्ट। जैसे आपको पता ही होगा, हमारी कंपनी फाइनेंस और फंडिंग में हेल्प करती है। थोड़े थोड़े ज़रूर आपको फंडिंग होगी, क्योंकि आप इंडिया का ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं जैसे जिसमें गवर्नमेंट भी आपकी ज़रूर मदद। राइट, करेक्ट। आपने कहा कि आप इन्वेस्टर, एक्सपोर्टर्स और फार्मर तीनों की आपके बिजनेस मॉडल के द्वारा मदद कर रहे हो, और इस बीच आपके बिजनेस मॉडल में से आप भी कमा रहे हो। बट बिकॉज आप इतने अलग लोगों से जुड़ रहे हो, तो इस सब के बीच में बैलेंस कैसे होता है? एक के एक्सपेक्टेशन कुछ और है, एक्सपोर्टर्स के एक्सपेक्टेशन कुछ और है, इन्वेस्टर के कुछ और है, और फार्मर्स के कुछ और है। तो आप सब बैलेंस कर पाते हो? बैलेंस सर कैसा होता है, हम स्टार्टिंग में ही सब बता देते हैं कि हाँ, और एक्चुअली एग्रीकल्चर सेक्टर है, इसमें जो अपॉर्चुनिटी बहुत है। जैसे मैंने बोला, टैक्स नहीं है, जीएसटी नहीं है, तो इसमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं। वही रिटर्न्स को हम लोग डिवाइड करते हैं, लाइक फार्मर को कुछ देते हैं, कुछ एक्सपोर्टर को देते हैं, कुछ इन्वेस्टर को देते हैं, कुछ फाइनल कंज्यूमर को देते हैं। सो वहाँ पे बैलेंस हो जाता है। क्योंकि अभी ट्रेडिशनल वे में अगर आप देखोगे तो 100 अगर जो चीज़ 100 रुपये का जो कॉस्ट है, वही फ्रूट्स एंड वेजिटेबल 200 रुपये में बिकता है, तो 100% का मार्जिन है। तो उसमें भी अगर हम लोग 20% भी कम करते हैं, फिर भी इन्वेस्टर, फार्मर, आपका फाइनल कंज्यूमर, सबको थोड़ा थोड़ा अच्छा रिटर्न मिल जाता है करके। तो इसमें से अगर मैं आपका इन्वेस्टर वाला मॉडल अगर थोड़ा सा समझना चाहूँ, या हमारे जो भी ऑडियंस है वो समझना चाहे, तो वो क्या होगा कि एक इन्वेस्टर अगर चाहता है आप में इन्वेस्ट करना, तो उसे क्या मिलेगा और कैसे ये मॉडल वर्क होता है, अगर आप थोड़ा उसके बारे में? इसमें 2-3 टाइप के हैं। जैसे एग्जांपल, एक मैं ट्रेडिंग पार्ट में आता हूँ। ट्रेडिंग पार्ट में क्या होता है, हम जो फार्मर्स से डायरेक्टली जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सोर्स करते हैं, वो हम लोग एपीएमसी मार्केट
या तो रिटेल या तो एक्सपोर्टर को सेल करते हैं या तो ऑनलाइन मार्केट में देते हैं फाइनल कंज्यूमर को। तो इन्वेस्टर को वहाँ पे वो जो फ्रूट्स का ट्रक है, वेजिटेबल के ट्रक में इन्वेस्ट करना रहता है। वो इन्वेस्ट करके वो जो ट्रक है हम लाके मार्केटिंग करते हैं, वो सेल करते हैं। उसमें जो प्रॉफिट आता है वो हम फिर शेयर करते हैं, इन्वेस्टर को शेयर करते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, फार्मर को जो है उनको उनका प्राइस ऑन द स्पॉट मिल जाता है, जो कि ट्रेडिशनल इसमें क्या होता है, जो कमीशन एजेंट है, जो व्यापारी है मार्केट का, उसको पैसा जो मिलता है फार्मर को कभी कभी 3 महीना 6 महीना कभी 1 साल लग जाते हैं, और वो भी बोलते हैं ना पूरा पैसा नहीं मिल पाता। यहाँ पे हम इमीडिएटली उनको पैसा दे देते हैं। तो वो एक बेनिफिट है उसमें। फिर उनका जो इन्वेस्टर का पैसा लगा वो आके यहाँ पे हम लोग मार्केट में बेचते हैं एपीएमसी को, एक्सपोर्टर को के, और वो भी मतलब सामने उनको भी अच्छा रिटर्न मिल जाता है उसमें, एज़ कम्पेयर टू द ट्रेडिशनल वे ऑफ ना, लाइक एफडी करो ये करो, उस पर कंपेयर टू अच्छा ही रिटर्न मिल जाता है। तो उस हिसाब से आप जैसे बताया विन विन सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, और आपको जो अपना बिजनेस मॉडल रन करने के लिए जो थोड़ी थोड़ी फंडिंग की रिक्वायर्ड होती है वो भी चलते रहती है। करेक्ट करेक्ट। अब बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे मैंने आपको ट्रेडिंग बताया, फिर अभी एक कॉन्सेप्ट हम लोग कर रहे हैं फार्म टू डायरेक्ट कंज्यूमर। फार्म टू डायरेक्ट कंज्यूमर। उसमें क्या हो रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, इन्वेस्टर को इनवाइट करते हैं, एक रिटेल शॉप कर रहे हैं हम लोग, एक एक एरिया में 3-4 रिटेल शॉप कर रहे हैं हम लोग का। अभी मीरा रोड में 3 शॉप है, वहाँ पे हम लोग वहाँ पे तीनों इन्वेस्टर ने वहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है। वहाँ पे हम लोग क्या फार्मर से डायरेक्ट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ला के वहाँ पे बेचते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों करते हैं। तो अभी एक जो ऑनलाइन का जो भी ऑर्डर आता है मीरा रोड भाईंदर का, वो वहाँ से जाता है। तो ऐसा हमारा प्लान है हर एक सेक्टर में, लाइक ना, जैसे मीरा रोड में किया है एक पर्टिकुलर स्टेशन में, वैसे हर एक जगह पे 3-3 4-4 शॉप ओपन करें। और जो भी ऑनलाइन हमारा ऐप भी हमने चालू किया है हेल्प मैंगो करके, वहाँ पे हम लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल एट बिलो मार्केट प्राइस में देते हैं। तो आप वहाँ पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ऐसा ये जैसा 3 और शॉप है, ऐसे हमारा टारगेट है। हम लोग इन्वेस्टर को इन्वाइट कर रहे हैं, हर एक लोकेशन में 3-3 4-4 शॉप ओपन करें और ऐप के थ्रू से ऑर्डर आए, और जो भी ऑर्डर आता है वो ऐप के थ्रू से आए, बिलो मार्केट प्राइस 10 to 20% बिलो मार्केट है, और वो शॉप के थ्रू से ही डिलीवर हो। मतलब विदिन जैसे अभी जैसे चल रहा है ट्रेड है ना का, जो जैप्टो ये सब चल रहा है, वो टाइप का मॉडल करे, बट उसमें है कि बिलो मार्केट प्राइस डायरेक्ट फ्रॉम फार्मर टू कंज्यूमर करके। तो उसके लिए भी हम लोग इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, फाइनेंशियल देख रहे करके, और उसमें आपका भी आप भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं ऑटोमेशन के लिए, वो सब के लिए। थैंक यू फॉर दैट। हाँ, जैसे हम लोग स्टार्टअप, मेरा एक अलग स्टार्टअप है, आपका अलग है, मिल के अगर सॉल्व करें तो आपकी ग्रोथ उतनी फास्ट हो सकती है। जैसे आपको मल्टीपल शॉप्स खोलने हैं, उसमें स्पीड मिल सकती है। आप ज़रूर ये एग्री करोगे कि अगर फंडिंग मिलती है तो वो स्पीड फास्ट हो सकती है। फंडिंग और प्रोसेसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है, ताकि फिर जो भी इन्वेस्टर है उसे कॉन्फिडेंस आता है कि जो एक शॉप मैंने देखा, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखी, उसके प्रोसेसेस देखे। एक पायलट प्रोजेक्ट है वो 3 का, तो उसका हम लोग ऑटोमेशन और प्रोसेस चल रहा है आपके थ्रू से, बट वो सक्सेसफुल हो गया तो वो हम लोग 3 का 300 करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो उस हिसाब से आप जो करना चाहते हो, ज़्यादा लोगों को ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम, ज़्यादा फार्मर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो। अपनी छोटी सी लाइफ होती है, तो उसमें स्पीड अगर फास्ट रखे तो ज़्यादा लोगों के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। तो ये जो अब तक की आपकी स्टार्टअप जर्नी है, उसमें आपके मेन जो बोल सकते हैं जिनके थ्रू आपने इंस्पिरेशन लिया, या आपके मेंटोर, वो सबकी जर्नी में कोई ना कोई होता है, एक पर्सनल मेंटोर, एक बिजनेस मेंटोर। तो आप किसे वो क्रेडिट दीजिएगा? मैं ये एक बंदा है, उनका नाम बहुत अभी वो रहे नहीं, उनका डेथ हो गया। उनका नाम है राजीव दीक्षित करके, राजीव दीक्षित। वो बहुत बड़े ना ये उन्होंने BA इंजीनियरिंग किया था, वो छोड़ के उन्होंने आयुर्वेद का वो करके प्रचार किया। रामदेव बाबा का जो था, वो रामदेव बाबा उनके साथ में थे, तो वो आयुर्वेद को बहुत प्रमोट करते थे। और आयुर्वेद जो है आयुर्वेद पूरा एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आयुर्वेद के जो औषधि है, जो भी जड़ी बूटी है, सब एग्रीकल्चर में ही आती है। तो उनका मैं जो क्लिप वीडियो बहुत देखता था, तो वहाँ से मुझे इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने एक चीज़ बोला था कि जैसे अगर हर एक किसान अपने यहाँ पे घर पे गौशाला करता है, 2 या 3 गाय करता है, उसका दूध करता है, उसका गोबर यूज़ करता है, उसका कमर्शियली यूज़ करता है, तो 500 लाख करोड़ का वो बिजनेस है। 500 लाख करोड़ बोले तो 5 ट्रिलियन हो गया। 5 ट्रिलियन, अभी इंडिया की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन है, राइट।
तो अगर वो करे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर होता ना, ये इतना पावर है उसमें। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी मतलब 5 ट्रिलियन मतलब अपना आप सोचिए 4 ट्रिलियन है। अगर हर एक बंदा अगर एग्रीकल्चर में ये सिर्फ गौशाला का करता है तो उतना है, तो उसमें उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें। तो जो मोदी जी का विश है वो एग्रीकल्चर उसे फास्ट स्पीड पे लेके जा। बहुत मतलब होता है ना, क्योंकि आगे बाकी सब सेक्टर ऑलरेडी एक लेवल उनका लिमिट ख़त्म हो गया है। एग्रीकल्चर ही है जो अभी तक बाकी है। 60% ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर, जबकि जीडीपी कंट्रीब्यूशन इज़ लेस देन 15%। तो अभी वो भी वही गैप है। अगर 50% भी आ जाता है तो आपका 5 ट्रिलियन उधर ही चाहिए। जैसे मैंने बताया कि गौशाला का है 5 ट्रिलियन होता है। उसके अलावा दूसरा भी चीज़ है, जैसे अगर 50% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, अगर हर एक बंदा एक एकड़ लेके एग्रीकल्चर कॉमर्शियली करता है ना, तभी भी और 5 ट्रिलियन आपका बढ़ जाता है कॉमर्शियली। अभी क्या हो रहा है, ट्रेडिशनल वे में कॉमर्शियली नहीं हो रहा है सब। मतलब ना अपने बोलते हैं ना घर के यूज़ के लिए यूज़ करते हैं, या तो कोई यूज़ ही नहीं करता, दूसरों को दे दिया है। अगर हर एक बंदा एक एकड़ का एग्रीकल्चर लैंड लेके कॉमर्शियली करे तो आप हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बहुत एक्सपोर्ट कर सकते हैं, डोमेस्टिक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो मोदी जी का थर्ड बोल रहे हैं ना, फर्स्ट में आ सकता है वो है। तो इतना पावर है एग्रीकल्चर में सर। एक कोई ऐसी स्टोरी या एक्सपीरियंस होगा किसी इन्वेस्टर के साथ जब आप स्टार्ट में ये इन्वेस्टिंग प्लान लेके गए थे, तो जिसने आप में इन्वेस्ट किया और उसे सक्सेस मिला हो। राइट। ये जैसा हमने स्टार्टिंग जब किया था, हमने मैंगो से स्टार्ट किया था। तो मैंगो में एक दो अपने कांटेक्ट में हमने बोला उनको कि ऐसा ऐसा प्लान है, आप ट्रक में इन्वेस्ट कीजिए और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा करके। तो जो रिटर्न मैंने बताया उनको, वो बोल रहे थे इतना पॉसिबल ही नहीं, या तो आप फेक झूठ बोल रहे, या तो आप बोलते ना आपको स्टडी बिजनेस आता ही नहीं करके। मतलब सर आप थोड़ा ट्रस्ट करके दीजिए। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी सब कैलकुलेशन करके रखा हुआ था, उनको कैलकुलेशन दिखाया भी। बोला ठीक है, मेरे को तो तुम्हारा विश्वास नहीं है, बट मेरे को इतना जो नॉर्मल जो मेरा एफडी में उससे 2% ज़्यादा भी मिला, बहुत हो गया करके। तो बोला ठीक है दे दीजिए। तो हमने किया। मैंगो सीजन तो आपको पता है, पूरा मैंगो तो पूरा मुंबई में अभी ये 4 महीना मैंगो ही चलता है। तो हमने किया, डायरेक्ट फार्मर से माल मंगाया और डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचा, डायरेक्ट एक्सपोर्टर को बेचा, ऑनलाइन बेचा। उसमें अच्छा रिटर्न मिला। तो ही हुआ सर। हमने जब उसको रिटर्न दिया, हमने जो दिया उसका उसने 50% बोला ये आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए करके। तो इतना मतलब वो था। तो वो आपके लिए एक, उसके लिए भी और आपके लिए भी एक सक्सेस। क्योंकि लोगों को पता नहीं इसमें इतना प्रॉफिट है और इतना रिटर्न मिलता है। और क्या पेरिसेबल आइटम है तो रिस्क, सबको लगता है रिस्की है करके, और अच्छे से थोड़ा एक्सपीरियंस करके प्लान करके करेंगे तो रिस्क है, ऑब्वियसली रिस्क है। पेरिसेबल आइटम आपका, अगर आप एक ट्रक लेके आओ एपीएमसी मार्केट में, एक दिन नहीं बिका, 2 दिन नहीं बिका, तीसरे दिन माल ख़राब हो गया, तो आपका पूरा लॉस, टोटल लॉस। बट वो प्लानिंग करके सब शेड्यूल करके करना पड़ता है। उसमें हम हमारा एक्सपर्टीज़ काम आता है, हमारा नेटवर्क काम आता है, वो चीज़ तो है। आपका मेरे ख्याल से लॉजिस्टिक वाला एक्सपीरियंस काम आ गया इसमें। यस, जैसे मेरा मतलब हम लोग का मेन अभी भी चैलेंज वही इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेन लॉजिस्टिक का ही चैलेंज है। अभी भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो आम है, अदर वेजिटेबल्स, फ्रूट्स है, हम लोग पूरा नेटवर्क है, ऐसा नेटवर्क बढ़ाया हुआ है कि आपको आज अपने ऑर्डर दिया, कल आपको वहाँ पे मिल जाएगा, होलसेल लेवल में, रिटेल लेवल में भी। बट ये लॉजिस्टिक की वजह से, अब इवन रिटेल का भी मैं बात कर रहा हूँ, मुंबई में आप कहाँ भी बोलो, आज डिलीवरी बोलो, शाम तक आपको मिल जाएगा। उतना नेटवर्क हम लोग, हमारा एक्सपीरियंस, मेरा लॉजिस्टिक का एक्सपीरियंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग। हमारे 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, बंदे लोग हैं जो ट्रेन से जाते हैं, वो करते हैं, सब पूरा नेटवर्क बिठा के रखा हुआ है। और बहुत सारे और दूसरे सिटीज़ में सब लोग के साथ टाई अप करके रखा हुआ है कि यहाँ से जाता है बंदा, ट्रेन में माल जाता है, ट्रेन से वहाँ से उठा के डिलीवरी कर जाता है रिटेल का। और होलसेल में भी हमारा नेटवर्क है, बस का नेटवर्क है, ट्रेन का नेटवर्क है, तो वहाँ जाता है। और ओवरसीज़ तो बोलिए मत, ओवरसीज़ मेरा मेन प्रोफाइल है फ्रेट फॉरवर्डिंग का था। तो हम लोग अगर आपको भेजना है यूएस में, कनाडा में, वहाँ पे भेज सकते हैं। क्या बात कर। सो अगर मैं ये बोलूँ कि कोई मेरे यूएस में रिलेटिव है, ऑस्ट्रेलिया में रिलेटिव है, अगर आम खाना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं, या इंडिविजुअल लेवल पे भेज सकते हो, मतलब बल्क लेवल में भेज सकते हो, कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत सारे बीच में, जैसे मैंने बताया कि कोरोना के टाइम पे सब बंद था, तो हम लोग को, मैं फेसबुक में सब में बहुत ना, डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारा, मतलब मैं सबको गाइड करता था। तो वो टाइम से मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए, ओवरसीज से भी जुड़े, कनाडा से, यूएस से। तो उनका कुछ वहाँ वो टाइम पे भी मैंने माल भेजे वहाँ पे, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल है। तो अभी भी मुझसे कनेक्टेड, दुबई में बंदे लोग कनेक्टेड है। और मैंने बहुत से लोगों को एक्सपोर्ट्स
स्टार्ट करना भी सिखाया। मतलब वो टाइम पे मैं प्रमोट करता था कि आप एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करो, एग्रीकल्चर को मैं प्रमोट करता था। अभी भी मेरे साथ मैं आपको एक जस्ट सक्सेस स्टोरी बताता हूँ। एक बंदा था, जयपुर का बंदा, ही वॉज इनटू बैंक मैनेजर था। तो वो कोरोना का टाइम था, वो डिसाइड कि चलो कुछ स्टार्ट करते हैं। उसने मेरा पोस्ट देखा, तो वहाँ पे मैं सब गाइड करता था। मतलब जो बंदे लोग, सबको लगता है इतना इतना चैलेंजिंग है, और मेरा बैकग्राउंड था लॉजिस्टिक का, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, डॉक्यूमेंटेशन का सब। तो मैं एकदम इजी वे में बताता था कि ऐसा करो, सब गाइड करता था। और फ्री ऑफ चार्ज, मैं कुछ पैसा नहीं लेता था, सब लोग मुझे कर दे। तो वो बंदा, जयपुर का बंदा, मेरे से इंस्पिरेशन होकर उसने अपना बैंक का जॉब छोड़ा, एक्सपोर्ट करना चालू किया। मैं थोड़ा उसको गाइड किया कैसे है ना, ये करते वो करते, डॉक्यूमेंटेशन कैसे करते, रजिस्ट्रेशन करते। तो मेरे से उसने सब किया, उसने सब हेल्प दिया। और उसने पहला शिपमेंट जब उसने एक्सपोर्ट किया ना, तो मेरे को उसने थैंक यू बोला कि सर आपकी वजह से मैं किया हूँ करके। और अभी वो बंदा इज़ डूइंग वेरी गुड। ऐसे बहुत सारे बंदे लोग हैं जो हमसे गाइड लेके हम लोग कराते हैं करके। और एग्रीकल्चर में ही किसी को भी करना है, एक्सपोर्ट करना है, डोमेस्टिक में करना है, बिजनेस करना, तो मैं आई एम अवेलेबल देर। कुछ चार्ज नहीं लो, कंसल्टेंसी फ्री ऑफ चार्ज करता हूँ, हमेशा गाइड करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा आपका स्वभाव भी बोल सकते हैं, या आप जो इंस्पिरेशन देते हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते हैं, जिनको इच्छा तो बहुत होती है लेकिन वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पाते। तो उनके लिए आपका कोई, चाहे वो आपकी फील्ड में हो, एग्रीकल्चरल में, या कुछ और करना चाहते हो, तो आप उनके लिए कोई गाइडेंस जिससे कि वो फर्स्ट स्टेप ले पाए जो आपने लिया आपके फील्ड में। बेसिकली सबको मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि कभी भी क्या है, कोई भी बिजनेस करो, पहले प्रॉब्लम क्या है वो देखिए, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कीजिए, पैसा अपने आप आएगा। और एक रिस्क लो, एक लिमिटेड रिस्क लो, पहले उस लाइन का पूरा नॉलेज लो, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व करो, धीरे धीरे ग्रेजुअली पेशेंस रखो, पैसा अपने आप आएगा, आप सक्सेसफुल मिलेगा। देखिए, और एग्रीकल्चर में सर अपॉर्चुनिटी बहुत है, बहुत अपॉर्चुनिटी। आप कोई भी सेक्टर में देखिए, कोई भी फ्रूट लीजिए, वेजिटेबल लीजिए, एक छोटा सा कुछ से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे आप अपने आप ग्रो करोगे। आप देखते रहोगे यार सर, सोशल मीडिया में देखते हो MBA IIT वाले सब अपना जॉब छोड़ के एग्रीकल्चर में आ रहे हैं, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, हॉर्टिकल्चर कर रहे हैं, एक्वापोनिक कर रहे हैं। बहुत अपॉर्चुनिटी, गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। रिस्क तो देखो सर, कैलकुलेशन लिस्ट है, प्लानिंग के साथ करोगे तो रिस्क तो हर चीज़ में, आप गाड़ी चला रहे हो उसमें रिस्क है, बट कैलकुलेटेड प्लानिंग के साथ करो, कुछ रिस्क नहीं है। जॉब में तो वो रिस्क है कि आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कोई और कर रहा है, तो जॉब भी तो जा सकते, तो वो तो मैं टोटली एग्री करता हूँ, रिस्क हर चीज़ में। लेकिन आप अपने फील्ड का नॉलेज बढ़ाओगे तो दैट मीन्स उतना रिस्क आप कम कर रहे हो, क्योंकि आप एक्सपर्टीज़ के साथ जा रहे हो मार्केट में। सो ऑलरेडी उतनी कंपटीशन को आप पीछे रख रहे हो। तो और बाकी तो पॉपुलेशन तो इंडिया में इतना है कि ओवरसीज़ को सर्व ना भी करे तो भी इंडिया का ही पॉपुलेशन आपकी मार्केट हो सकती है। मार्केट एग्रीकल्चर सब खाना सबको चाहिए, और इतना इंडिया में इतना, जैसा आपने बोला इतना पॉपुलेशन है, बाहर तो ओवरसीज और अपने जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के, जो मेन में अच्छे प्रोडक्ट है। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, काऊ डंग, गोबर, किसी ने सोचा नहीं था गोबर का भी, वो सब फेंक देते थे। आज के परसों का न्यूज़ दिख रहा था, 400 करोड़ का गोबर एक्सपोर्ट हुआ है गल्फ कंट्री में, कतार की कोई कंट्री का है, वहाँ पे उन लोग वो गोबर को एज ए ऑर्गेनिक खाद यूज़ कर रहे हैं। वो जो खजूर है ना, डेट्स का, उसके लिए वो वहाँ के लोग बोल रहे हैं इससे जो है डेट्स का क्वालिटी और है ना क्वांटिटी, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है उससे। वो लोग अपनी इम्पोर्टेंस समझ रहे हैं। हाँ, ये सब एग्रीकल्चर का ही है। इवन यूएस भी सब, मतलब ये सब ना अपना A2 घी, फिर आपका मतलब हर एक प्रोडक्ट एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है सबका अच्छा। ये आपका शहद हो गया, फिर ये हल्दी है, सब अच्छा, मतलब क्वालिटी वाला चीज़ का अच्छा डिमांड है। यानी ज़रूरी नहीं कि आपकी तरह पूरा होलसम सभी इन्वेस्टर एक्सपोर्टर मॉडल बनाए, रिटेल होलसेल सब, ये भी ज़रूरी नहीं। कुछ एक छोटी चीज़ पकड़ के उसमें से भी बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, एज सिंपल एज काउडंग। अगर कुछ किसी का कोई अपनी गौशाला हो या कुछ हो, तो उसका छोटा बिजनेस मॉडल भी काफ़ी रेवेन्यू दे सकता है। बहुत सारा अभी आप देखोगे तो एग्रीकल्चर काऊ डंग का मैं बता रहा हूँ, काऊ डंग से मतलब गोबर के इसमें से बहुत सारे चीज़ प्रोडक्ट, पेंट निकल रहा है, फिर वो खाद निकल रहा है, बम्बू, कोयला, कोल भी उससे वो बन रहा है। यानी रॉ मटेरियल तो जैसा आपका मुफ्त ही हो गया काउड, सिर्फ प्रोसेसिंग के चार्जेस हो गए। अपॉर्चुनिटी बहुत है, फ्रूट्स है, अभी इतने सारे फ्रूट्स है,
अभी तो एप्पल सर, एप्पल पहले बोलते थे सिर्फ हिमाचल में ठंडी जगह पे होता है, अभी एप्पल ऐसी वैरायटी निकली है, आप कर्नाटक में भी उगा सकते हो, केरला में भी उगा सकते हो, वैसा है। तो अभी जैसे आपका ये जो दो तीन इम्पोर्टेड ये थे ना फ्रूट्स, एवोकाडो, फिर आपका ड्रैगन फ्रूट, पहले बाहर से आते थे, इम्पोर्ट होते थे, अब इंडिया में ही होते हैं। कीवी हो गया, सब इंडिया में हो रहे हैं, क्योंकि उधर से उन लोग सीड ला के, सैंपल ला के इधर पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हो जाता है करके। तो एक हो गया एज अ कॉमन मैन पूछ रहा हूँ, एक हो गया प्राइस, दूसरा हो गया क्वालिटी। धीरे धीरे जैसे हमारी जनरेशन सुनते आई है पहले कि पहले फ्रेश मिला करते थे, अभी पता नहीं केमिकल्स होते हैं, तो पहचाने कैसे? क्योंकि आई एम श्योर अभी भी फ्रेश मिलते होंगे, अभी भी ऑर्गेनिक है, हाँ? तो हम अगर रिटेल मार्केट में जाए और सिर्फ एप्पल ले या कोई और फ्रूट ले, तो पहचाने कैसे कि ये ऑर्गेनिक है, इसमें केमिकल है नहीं है, ये कम दाम में दे रहा है लेकिन अच्छा है या नहीं है? कुछ ऐसे कोई टिप्स, या ताकि हम गलत चीज़ ना उठा के लाए, बिकॉज फाइनली हम वो प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। इतना सर कैसा है, अभी फाइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट है, बट एक चीज़ है, आप जो आपके ट्रस्टेड जो है वेंडर है, ट्रस्टेड जो सप्लायर है, उनसे लीजिए। प्लस उसका आप ना सोशल मीडिया में ऐसा बहुत सारे टिप्स रहते हैं किससे फाइंड कर सकते हैं, बट मेजर चीज़ है ट्रस्टेड वेंडर से लीजिए, ट्रस्टेड सप्लायर से लीजिए। हाँ, वो बेस्ट रहता है। आप फेरी वाले से लेंगे तो प्राइस की वजह से कम प्राइस रहता है, बट वो केमिकली होता ही है, क्योंकि आजकल प्राइस कम है, मतलब क्यों प्राइस कम होता है, क्योंकि वो लोग को सस्ते में बेचना है, जल्दी वो करके ना इंजेक्शन दे के वो करते हैं, तो वो थोड़ा, फिर भी गवर्नमेंट भी बहुत सारा वो कर रही है। जैसे पहले आम को कार्बाइड से पकाते थे, तो वो किसी को पता नहीं चलता था कार्बाइड है, तो अभी वो सब गवर्नमेंट ने बहुत सारा स्ट्रिक्ट कर दिया, बैन कर दिया, वो छापा मारते करते हैं, तो धीरे धीरे कम कर रहे हैं। वो गवर्नमेंट के लेवल में ही कर सकते हैं, इंडिविजुअल लेवल पे, बट बहुत सारे है, मतलब जैसे अभी बीच में कुछ बताया था कि आम का भी पता, एग्जांपल आम आप पहचान नहीं पाओगे कि नकली आम कौन सा है, वो ना दूसरे आम आते हैं उसको हापुस बोल के बेचते हैं, तो उसका भी हम लोग खुद नहीं पहचान पाते हैं, और उसका प्राइस, वो आम अगर आपको 200 का आएगा, ये आम 400-500 का मिलेगा, बट वो थोड़ा वो होता है ना, डुप्लीकेट रहता है, तो उसको फाइंड करना भी बहुत डिफिकल्ट रहता है। वो 3-4 ऑप्शन रहता है, जैसे उसका जो कवर रहता है पतला रहता है, ओरिजिनल आपको इसका झाड़ा रहता है, फिर उसका पीला अंदर से पीला रहता है, ये ऑरेंज कलर रहता है, सब कुछ बेनिफिट हर एक इसमें रहता है। और जैसे पानी में डाला तो वो डूब जाता है, नहीं डूबता है, ऐसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत डिफिकल्ट। वो सब आप कैसे टेस्ट करोगे? तो मेन बात ये है कि आप ट्रस्टेड अपना जो सप्लायर है उनसे खरीदिए, तो वो है, क्योंकि ट्रस्टेड है कि अभी जो फेरी वाले वो आज है कल नहीं है, आप जो आपका जो सप्लायर है वो तो वहीं पे रहता है ना, तो उससे लीजिए, अभी कुछ इशू है तो वो आप बता सकते करके। जैसे आप क्वालिटी भी देते हो और फिर भी इंश्योर करते हो कि जनरल मार्केट से कम प्राइस में। हमने खुद ने आपसे आम लिए हुए, बड़े टेस्टी। और हमारे जो डायरेक्ट फार्मर से आते हैं, हम लोग मार्केट से नहीं लेते हैं, तो फार्मर से ला रहे तो हम लोग का रीज़न हो गया कम प्राइस का। कम प्राइस का, और उसमें क्वालिटी भी आ जाते हैं कि फार्मर्स क्या है, उन लोग ऐसा नहीं करते, मतलब कुछ ये नहीं करेंगे, माल फंक्शन नहीं करते। से माल फंक्शन नहीं होता है, जो माल फंक्शनिंग होता है वो बीच मार्केट में होता है, राइट, क्योंकि सर को आते हैं तो अपना 2 पैसे ज़्यादा करने के लिए लोग कुछ ना कुछ यूँ करते हैं। और आपके कोई क्लोजिंग थॉट्स जो आप बताना चाहोगे आपके इन्वेस्टर्स, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर ऑलरेडी आपके साथ है वो ठीक है, जो ये सुन के इन्वेस्ट करना चाहते हो, या आपके कंज्यूमर्स, या आपसे इंस्पायर होके जो चालू करना चाहते हैं? ओके, इन्वेस्टर के लिए मेरा यही थॉट है कि एग्रीकल्चर में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, और लाइक ना रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा, तो वहाँ भले मुझसे ना करें, कहाँ पे भी कीजिए, एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कीजिए, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कंज्यूमर के लिए मेरा यही है थॉट प्रोसेस कि आप जो भी खरीदे अच्छा क्वालिटी खरीदे, बट अच्छे सप्लायर से खरीदे, भले वो प्राइस ऊपर नीचे होता है बट क्वालिटी वहाँ आपको मिल जाएगी। और जो एंटरप्रेन्योर के लिए मेरा ये है सजेशन कि आप कीजिए, एंटरप्रेन्योर बनिए, बट पेशेंस रखिए, बट एक प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, किसी का छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, तो ही आपको प्रॉफिट मिलेगा। आप बोलोगे मेरे को प्रॉफिट कमाना है तो नहीं हो पाएगा। आप कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, छोटा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो छोटा पैसा मिलेगा, बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए तो बड़ा पैसा मिलेगा। दैट्स इट। बड़ा ही इंटरेस्टिंग थॉट है। जैसे हमारी कंपनी का भी नाम है प्रॉफिटिक बिजनेस सॉल्यूशन। ये क्यों है?
क्योंकि वी आर देयर टू सॉल्व समवंस प्रॉब्लम. मनी इज जस्ट द बाई प्रोडक्ट ऑफ दैट. वरना सोचो कि कोई क्यों आपके पास आएगा, आपके जैसे और बहुत है. बट इफ़ यू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, वो ऑब्वियस है कि आप उसके पैसे चार्ज करोगे, लेकिन वो खुश इस बात से कि आप सॉल्व कर रहे हो प्रॉब्लम. सो ये बढ़िया बात कही जसवंत जी. थैंक्स अ लॉट. एंड बहुत कुछ सीखने मिला आपसे सर. थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी.